हाय फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इस टॉपिक के बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आधुनिक भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया रही है, जो हमारे औपनिवेशिक काल से लेके वर्तमान समय तक कई महत्वपूर्ण चरणों से होके गुजरी है। बात करें इसमें ब्रिटिश शासन की जो नीतियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाए गए कदमों और स्वतंत्र भारत में किए गए जो सुधार है, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरुआत में देखें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने शिक्षा के विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल क्या था, ब्रिटिश भारतीयों को छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करना, ताकि प्रशासन की लागत कम हो सके। यदि छोटे पदों के लिए ब्रिटेन से लोगों को बुलाया जाता तो उसका पैसा ज्यादा लगता, और जो भारतीय थे वो क्या थे, कम पैसे में काम करने के लिए तैयार थे। साथ साथ वे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहते थे जो ब्रिटिश शासन के प्रति कैसा हो, वफादार हो। अब हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षण संस्थाओं के बारे में। तो ब्रिटिश काल में स्थापित कुछ प्रमुख प्रारंभिक शिक्षण संस्थाएं कौन कौन सी थी, जिन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। जैसे हमारे 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा मुस्लिम कानूनों और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए स्थापित की गई थी हमारे कलकत्ता मदरसा 1781 में। 1791 ईस्वी में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा हिंदू कानून, दर्शन और साहित्य के अध्ययन के लिए हमारे बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। किसने, जोनाथन डंकन के द्वारा। सन 1800 की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कंपनी के असैनिक जो अधिकारी होते थे, अर्थात जो सेना के अंदर काम नहीं करते थे, उनको भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों का प्रशिक्षण देने के लिए हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई थी। हालांकि बात करें तो इसे केवल 2 वर्ष के बाद 1802 में बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लगा कि ये बहुत महंगा है और इसे इंग्लैंड में ही स्थापित किया जाना चाहिए। जिसको शिक्षा लेनी है वो इंग्लैंड जाए। क्यों? क्योंकि सारे के सारे असैनिक अधिकारी अंग्रेजी हुआ करते थे, वहीं से शिक्षा लेकर आए। 1820 की बात करें तो 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो डेविड हेयर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ये ईसाई प्रचार धर्म के प्रचार और शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र था। तो डेविड हेयर के द्वारा क्या है, बिशप कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, कलकत्ता में 1820 में। तो ये क्या करता था, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार साथ साथ शिक्षा प्रदान करने वाला केंद्र हुआ करता था। 1817 की बात करें तो 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो दादा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, इन तीनों ने आपसी सहयोग से क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कहाँ, 1817 में कलकत्ता में। यह संस्थान क्या करता था, यह पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने वाला पहला संस्थान था। बाद में हमारे लॉर्ड डलहौजी ने इसे प्रेसिडेंसी कॉलेज का दर्जा दिया था, जो वर्तमान में क्या है, प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय। आप इसे याद रखेंगे। क्या हिंदू कॉलेज कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। 1817 में इसकी स्थापना हुई थी। 1834 की बात करें तो 1834 में बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई थी, और ये हमारा पश्चिमी शिक्षा के प्रसार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था। 1835 की बात करें तो 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत मानी जाती है 1835 में। 1849 में कलकत्ता में बालिकाओं के लिए एक स्कूल खोला गया था। तो जेईडी बैथुन ने बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्कूल खोला था। बाद में लॉर्ड डलहौजी ने इसे बैथुन महाविद्यालय बना दिया था, जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होता है। 1847 में हमारे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहाँ, 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, टॉमसन के द्वारा। आप इसे याद रखेंगे, टॉमसन के द्वारा रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाती है। कब, 1847 में, जो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था। फिर सेरामपुर मिशनरीज की बात करें तो विलियम कैरी के नेतृत्व में सेरामपुर जो बंगाल है उसके जो मिशनरियों ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। विशेष रूप से देखें तो देसी भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया, साथ ही साथ स्कूलों की स्थापना भी की थी। किसने, सेरामपुर मिशनरीज। बात करें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता हमारे चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश संसद में भारतीयों को पश्चिम शिक्षा प्रदान करने की वकालत की थी, इसीलिए उन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। किन्हें, चार्ल्स ग्रांट को। अब हम बात करें 1813 का जो चार्टर एक्ट था, वो शिक्षा के बारे में क्या कहता था, उसके बारे में देखें। तो इस अधिनियम में पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की धनराशि
आवंटित की थी। 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीयों को शिक्षा के लिए खर्च की जाएगी। बात करें तो यह एक प्रतीकात्मक केवल शुरुआत थी, लेकिन इसने सरकारी स्तर पर शिक्षा के प्रति कुछ जिम्मेदारी का संकेत तो दिया ही था। इसने ईसाई धर्म प्रचार जैसे हमारे मिशनरीज थे, इनको भारत में स्कूल खोलने और धर्म प्रचार करने की अनुमति दी थी, जिससे पश्चिमी शिक्षा का प्रसार तेजी से हुआ था। यह क्या करता था, यह भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देने की दिशा में पहला कदम था। यद्यपि इसके पीछे कंपनी के अपने खुद के फायदे या हित थे, लेकिन फिर भी प्रयास तो था ही। 1813 की बात 33 की बात करें, 1833 का जो चार्टर एक्ट था वह क्या कहता था, उसने क्या किया, शिक्षा के प्रचार के लिए आवंटित राशि जो 1 लाख रुपए थी, इसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया। यह ब्रिटिश सरकार की शिक्षा में निवेश की बढ़ती इच्छा को दिखाता है। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय शिक्षा के अंदर किए गए प्रयासों की बात करें, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ रहा था, खासकर हमारे आंग्ल प्राच्य विवाद के समाधान के कारण। क्यों? क्योंकि अब देखते हैं, सबसे पहले आंग्ल प्राच्य विवाद था क्या, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि मिली थी। विवाद की बात करें तो विवाद का आधार क्या था? 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था। लेकिन स्पष्ट नहीं था कि धन किस प्रकार की शिक्षा और किस माध्यम की शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। मतलब किस प्रकार की शिक्षा, मतलब या तो पारंपरिक भारतीय या फिर पश्चिमी शिक्षा, किस शिक्षा पर, और माध्यम की बात करें स्थानीय भाषाओं में करना है या फिर अंग्रेजी भाषा में करना है, तो ये बात स्पष्ट नहीं की गई थी। तो इसको तय करने के लिए एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है 1823 में। 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है, जिसमें कितने 10 सदस्य थे। इन सदस्यों में हमारे आंग्ल मतलब अंग्रेजी समर्थक और प्राच्य मतलब संस्कृत और फारसी समर्थक भाषाओं को लेकर गहरा विवाद हुआ कि दोनों में से किस भाषा में शिक्षा दी जाए, तो इस पर गहरा विवाद होता है। समिति में 5 सदस्य अंग्रेजी समर्थक थे और 5 सदस्य हमारे प्राच्य समर्थक थे। अंग्रेजी समर्थकों में कौन-कौन थे? हमारे लॉर्ड बेंटिंक खुद थे, मैकाले, मुनरो, एल्फिंस्टन, ट्रेवेलियन, राजा राममोहन राय। तो ये हमारे क्या अंग्रेजी समर्थक थे। अब आप सोचेंगे ये तो 6 है, लेकिन इसमें क्या है, मुख्य रूप से तुम्हारे 5 थे। ये क्या हमारे पश्चिमी ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारत के आधुनिकीकरण के पक्षधर थे। प्राच्य समर्थक की बात करें तो हमारे जेम्स प्रिंसेप, नाम आपको याद होगा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ा था और उन्हें दूसरी भाषा में अनुवाद किया था। थॉमस प्रिंसेप विल्सन, तो ये क्या चाहते थे, ये भारतीय भाषाओं और पारंपरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर में थे। अब इसमें साहब मैकाले साहब सबसे बीच में आते हैं और उनको सुलझाने के लिए एक सुझाव देते हैं। तो विवाद को सुलझाने के लिए थॉमस मैकाले ने 1833 में इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। थॉमस मैकाले को कहा कि तुम जाओ और इसका अध्यक्ष बन जाओ और बन के इसका एक अच्छा सा समाधान निकालो। तो मैकाले उस समय कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य या लॉ मेंबर हुआ करते थे। बाद में विधि आयोग के अध्यक्ष भी बन जाते हैं। तो मैकाले साहब कहते हैं कि कम पैसे हैं, विवाद करने की जरूरत ही नहीं है। कम पैसे का मतलब हमें सोच समझ के पैसा खर्च करना है। तो उन्होंने मैकाले का निस्पंदन, टपकन, छनन या रिसाव, जो मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है, ये सिद्धांत दिया। अब बात करें, इन्होंने क्या एक मैकाले मिनट जारी किए 1835 में। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपने एक प्रसिद्ध मैकाले स्मरण पत्र मतलब मैकाले मिनट जारी किए। इसी में उन्होंने अपने प्रसिद्ध निस्पंदन सिद्धांत या टपकन सिद्धांत दिया। अब बात करें निस्पंदन या टपकन सिद्धांत है क्या? सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत के अनुसार क्या, उच्च वर्ग के भारतीयों को तो अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा उच्च वर्ग के भारतीय हैं तो भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए। मैकाले के ये मानते थे कि उच्च वर्ग से यह शिक्षा टपक टपक कर टपक टपक कर टपक टपक कर जनसाधारण में पहुंच जाएगी, बारिश की तरह। तो यह सिद्धांत समाज के निचले तबके की शिक्षा की उपेक्षा करता था कि भैया निचले सब तबके को शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऊपरी वर्ग या उच्च वर्ग को ही शिक्षा दे दो, वही हमारे निचले वर्ग को शिक्षा दे देंगे। स्वीकृति कार्यान्वयन की बात करें तो 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सरकार ने इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था और कालांतर में गवर्नर जनरल ऑकलैंड द्वारा इसे प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आप इसको देख सकते हैं। तो प्रशासनिक भाषाओं में परिवर्तन की बात करें तो 1835 में अंग्रेजी को भारत की प्रशासनिक भाषा बना दी गई थी। न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन अंग्रेजी को प्रमुखता मिलेगी। केवल एक न्यायालय ऐसी जगह थी जहां पे हमारे जो स्थानीय भाषा है उनका प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन यदि अंग्रेजी की बात आएगी तो अंग्रेजी को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी भाषा के लागू करने के कारण क्या थे अन्य भाषाओं के बजाय। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने के पीछे क्या क्या कारण बताए।
पहली बात तो सस्ते कर्मचारी। कंपनी को प्रशासन और व्यापार के लिए सस्ते भारतीय कर्मचारी चाहिए थे, जो अंग्रेजी में काम कर सके ऐसे, इसीलिए अंग्रेजी को लागू किया गया। दूसरा बात प्रशासनिक सुधारों का कार्यान्वयन। कंपनी क्या चाहती थी? अपने प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू करना चाहती थी, जिसके लिए अंग्रेजी जानने वाले स्थानीय लोगों की जरूरत थी। तीसरा मानसिकता में परिवर्तन। अंग्रेजों का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से भारतीय की मानसिकता को बदलना था, ताकि वे अंग्रेजी शासन के प्रति समर्थक बन जाए और जो पश्चिमी विचार है उनको अपना ले। कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देने की बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जाएंगे, जिससे अंग्रेजों का व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा और वे अपने उत्पादों को कहाँ भारतीय बाजार में आसानी से बेच पाएंगे। फिर ईसाई धर्म प्रचार प्रसार की बात करें ईसाई धर्म की, तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि शिक्षित भारतीय को धर्मांतरण के लिए ज्यादा सुलभ माना जाता था, वो आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेते थे। अगला आता है हमारा 1854 का वुड डिस्पैच। 1854 के वुड डिस्पैच में क्या था उसकी बात करें, समय और नाम की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 में चार्ल्स वुड के नेतृत्व में, नाम आप याद रखेंगे चार्ल्स वुड, समय 1854, और किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। तो उसके नेतृत्व में शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। चार्ल्स वुड उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हुआ करते थे। बात करें तो यह दस्तावेज वुड डिस्पैच के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। और बात करें इसे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी। क्योंकि इसने क्या किया था? भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत की थी। बात करें वुड डिस्पैच के प्रमुख प्रावधानों की, तो उद्देश्य क्या था? भारत में पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और भारतीय को नैतिक और बौद्धिक रूप से उन्नत करना। तो क्या उद्देश्य था इसका? भारत में पाश्चात्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और भारतीय को नैतिक और बौद्धिक रूप से उन्नत करना इसका उद्देश्य था। फिर टप्पन सिद्धांत का इसने अंत किया, मतलब मैकाले का जो टप्पन सिद्धांत था वो समाप्त कर दिया गया और शिक्षा को बड़े पैमाने पर फैलाने का लक्ष्य रखा गया टप्पन सिद्धांत के बजाय। फिर तीन स्तरीय शिक्षा प्रणाली की इसने बात की थी। एक तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की एक सुनियोजित तीन स्तरीय शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की इसने बात कही थी। भाषा के माध्यम की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए, इसका इसने विचार दिया था। क्या? प्राथमिक शिक्षा तो कैसे दी जानी चाहिए? मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो हमारी 5वीं से 10वीं तक की थी, ये अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा किस प्रकार दी जानी चाहिए? हमारे अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जानी चाहिए और उच्च शिक्षा केवल अंग्रेजी में दी जानी चाहिए। तो इसने शिक्षा प्रणाली को तीन भागों में बांट के पढ़ा। कैसे? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा अंग्रेजी में और प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा जो 5वीं से 10वीं के बीच की है, वो अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में दी जानी चाहिए। फिर एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा के लिए आपको प्रत्येक जिले में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, तो अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों माध्यम वाले स्कूल खोले जाने चाहिए, और वो भी कैसे? हर जिले के अंदर। शिक्षा विभाग की बात करें 5 प्रांतों को मिलाकर शिक्षा विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। हर 5 प्रांत में एक शिक्षा विभाग होना चाहिए, जिसमें जिनमें क्या है? कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे, जो क्या करेंगे? गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे कि शिक्षा का प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो क्या करेंगे? गवर्नर जनरल को अपनी रिपोर्ट देंगे। वो जो 5 प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित होगा उसमें एक कमिश्नर नियुक्त होगा, वो रिपोर्ट देगा हमारे। फिर शिक्षक प्रशिक्षण की बात करें तो शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे योग्य शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। हमारे टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। फिर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि भारतीयों को रोजगार के अवसर भी मिल सके। महिला शिक्षा की बात करें तो महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार के रूप में देखा गया था। निजी प्रयासों को प्रोत्साहन की बात करें तो निजी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और इसके लिए जो अनुदान दिए जाएंगे। विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करें 1857 की, तो 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ध्यान रखना, कलकत्ता, बॉम्बे बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों में लंदन विश्वविद्यालय के जैसे ही विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी और कहा कि जल्द ही ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएंगे। कहाँ? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। अब हम बात करेंगे हंटर शिक्षा आयोग की। ये हमने अब बात करेंगे किसकी? हंटर शिक्षा आयोग की बात करें 1882 से 1883 के बीच गठन की बात करते हैं। पहला भारतीय शिक्षा आयोग था। 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था, उसके बाद शिक्षा में हुई जो प्रगति थी, इसकी समीक्षा करने के लिए और आगे के सुधारों का सुझाव देने के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में क्या हुआ? 1882 में ये हमारे हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। अभी शिक्षा आयोग किस बात में मुख्य रूप से बल देता था?
तो इस आयोग ने मुख्य रूप से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के सुधारों पे बल दिया था। नाम था हमारा हंटर शिक्षा आयोग। बात करें इस आयोग की कौन-कौन सी सिफारिशें थी, तो इसकी पहली सिफारिश थी हमारी प्राथमिक शिक्षा को लेके, तो प्राथमिक शिक्षा सरकार के द्वारा ही दी जानी चाहिए। इसने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा किसके द्वारा दी जानी चाहिए? सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए और इसका उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय मतलब जो हमारे नगर पालिका और जिला बोर्ड, उनको दे दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो सके। फिर शिक्षा उपकर की बात करें, जो आज भी लगाया जाता है, शिक्षा के लिए उपकर या सेस लगाया जा सकता है, जिससे हमारी शिक्षा के लिए अतिरिक्त धन जुटाया जा सके। फिर माध्यमिक शिक्षा के प्रकार की बात करें, तो माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार की होनी चाहिए। एक तो हमारे वोकेशनल एजुकेशन या व्यवसाय शिक्षा, तो रोजगार के लिए कौशल विकास पर केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी होनी चाहिए हमारी कौन-सी? साहित्यिक शिक्षा। साहित्यिक शिक्षा की बात करें, तो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अकादमिक स्तर पर केंद्रित होनी चाहिए। तो शिक्षा को 2 भागों में बाँट दिया, एक तो व्यावसायिक शिक्षा, एक थी हमारी साहित्यिक शिक्षा। ये हमारी माध्यमिक शिक्षा की बात की है। फिर उच्च शिक्षा का निजीकरण की बात की है उन्होंने, तो उच्च शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाना चाहिए और निजी प्रयासों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान भी दिया जाना चाहिए। तो महिला शिक्षा का विस्तार की बात करें, तो प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के बाहर भी महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हाँ, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाहर भी क्या है, महिलाओं को शिक्षा की महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। परिणाम के रूप में देखें, तो इस आयोग के सुझाव पर प्रांतीय सरकारों ने काम किया और अगले 20 सालों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा को पे अभूतपूर्व विस्तार किया था, मतलब बढ़ावा दिया। आयोग के सुझाव पे हमारे पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में इनकी स्थापना हुई थी। अगर आगे आता हमारा रेलवे कमीशन। रेलवे कमीशन की बात करें तो यही हमारे विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की बात हुई थी 1902 में। तो रेलवे कमीशन हमारे 1902 में आया था। अध्यक्ष थे हमारे टॉमस रेले 1902 में। भारतीय सदस्य की बात करें इस कमीशन में, तो इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे। कौन-कौन? सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये दोनों के दोनों भारतीय सदस्य रेलवे कमीशन में शामिल थे, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे कि भारतीय किस प्रकार शिक्षा में आगे बढ़े, इसमें अपने विचार और सुझाव देना चाहते थे। कौन-कौन? 2 सदस्य हमारे सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरदास बनर्जी। संदर्भ की बात करें 1901 में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था। आप इसे याद रखेंगे कि 1901 में हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा पर चर्चा करने के लिए शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया था, जिसके बाद इस आयोग का गठन हुआ था। अधिनियम की बात करें तो आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, कि जो भी इनकी सिफारिशें थी। तो विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया। अब बात करेंगे विश्वविद्यालय अधिनियम में पारित हुआ क्या था। तो 1904 में हमारे विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होता है, जिसके जरिए हमारी सीधी शिक्षा की बात की गई, अर्थात विश्वविद्यालय के द्वारा सीधी शिक्षा दी जानी चाहिए, न कि केवल संबद्धता प्रदान की जाए। फिर आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो विश्वविद्यालयों में प्रयोगशाला और पुस्तकालय स्थापित किए जाने चाहिए, ताकि शोध और अध्ययन को बढ़ावा दिया जा सके। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे विश्वविद्यालय अधिनियम के। अगला पॉइंट आता हमारा सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। तो सभी विश्वविद्यालयों की सीनेट में सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे हमारे विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ सके। फिर क्षेत्राधिकार की बात करें तो विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार गवर्नर जनरल तय करेगा। विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कौन तय करेगा? गवर्नर जनरल तय करेगा। कौन सा विश्वविद्यालय कितने क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करेगा। मान्यता की कठोर शर्तों की बात करें तो निजी कॉलेजों के विश्वविद्यालयों से मान्यता लेने की शर्तों को कठोर कर दिया जाना चाहिए, जिससे क्या शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रित किया जा सके। फिर शोध को बढ़ावा देना, तो विश्वविद्यालयों में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बात करें हम कर्जन की, तो कर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या था इसको लेकर? तो लॉर्ड कर्जन कॉलेज के छात्रों में लॉर्ड कर्जन क्या कॉलेज के छात्रों में बढ़ रही जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, इनको कुचलना चाहता था। इसलिए उसने विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया, ताकि राष्ट्रवादी विचारों के प्रसार को रोका जा सके। इसी दौरान हमारे शिक्षा विभाग की स्थापना होती है 1910 में। तो 1910 में भारत सरकार ने शिक्षा विभाग की स्थापना की और विभाग का एक सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में प्रतिनिधित्व करता था। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन को बढ़ावा देने की बात। तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विरोध में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की काफी ज्यादा स्थापना हुई थी, जिनका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा को देना। 1905 में हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब? 1905 में।
1918 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू की स्थापना सर सैयद अहमद खान के प्रयासों से हुई थी। हालाँकि इसकी शुरुआत है ना एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में बदल गया था। फिर शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव आया था 1913 में। उसकी बात करें तो निरक्षरता समाप्त करने पर इसने जोर दिया। इस प्रस्ताव में क्या निरक्षरता समाप्त करने पर विशेष रूप से जोर दिया गया, निजी प्रयासों पर बल दिया गया। तो शिक्षा में निजी प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने पे बल दिया गया था इस नीति के अंतर्गत 1913 की। फिर विश्वविद्यालय स्थापना की बात करें, प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया, जिससे उच्च शिक्षा का विस्तार हो सके। फिर सैडलर आयोग की बात करें 1917 के, तो इसके गठन की बात करें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो-जो समस्याएं थी, उनका अध्ययन करने के लिए इसे मतलब सैडलर आयोग का नाम में सैड है, सैड मतलब समस्या। तो सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में की गई, क्यों? क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय में समस्याएं थी। लेकिन इसकी सिफारिशें पूरे भारत की शिक्षा के लिए प्रासंगिक ये मतलब जरूरी हो गई थी, इतनी बढ़िया इसने क्या सिफारिशें दी थी। बात करें इसने कहा तालमेल पर जोर दिया जाना चाहिए। इसने कहा स्कूल और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच में तालमेल बैठाने पे काफी ज्यादा जोर दिया। माध्यमिक शिक्षा का महत्व, तो आयोग का मानना था कि अगर विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा में भी सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1904 के अधिनियम की आलोचना की बात करें तो इसने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की, क्यों? क्योंकि इसने विश्वविद्यालय पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित कर दिया था, इसीलिए उसने इस अधिनियम की आलोचना की थी। बात करें सिफारिशों की, तो इसने सिफारिशें क्या-क्या दी? पहली सिफारिश आता है स्कूल शिक्षा की अवधि। तो इसने 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा और इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद हमारे विश्वविद्यालय में प्रवेश की बात कही थी। फिर इंटरमीडिएट कॉलेज की, तो विश्वविद्यालय से पृथक अलग हमारा इंटरमीडिएट कॉलेज हो और इनकी परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। फिर स्नातक पाठ्यक्रम की बात करें, तो स्नातक पाठ्यक्रम कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए और आज भी यह प्रचलित है। लेकिन इसको बढ़ा के 4 साल का करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला शिक्षा की बात करें तो महिला शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। अध्यापक प्रशिक्षण की बात करें तो अध्यापक प्रशिक्षण पर बल दिया गया ताकि हमारी शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। टीचर ट्रेनिंग पे काफी ज्यादा बल दिया गया। 1919 के जो मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार है, इनके द्वारा शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया था और केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया था। सेंटर के द्वारा अनुदान दिया जाना बंद कर दिया गया था, जिससे क्या जो प्रांतीय सरकार है इनकी शिक्षा में भूमिका बढ़ जाती है। आगे आते हैं हर्टॉग समिति 1929 की। तो हर्टॉग समिति क्या कहती है इसके बारे में देखें। तो इसकी सिफारिशें क्या-क्या थी हर्टॉग समिति की? तो प्राथमिक जो शिक्षा है, इस पे बल दिया गया। इसने क्या किया? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया और उसके विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई कि इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। अनिवार्य शिक्षा की निंदा की गई। इसने अनिवार्य शिक्षा की निंदा की, मतलब प्राथमिक शिक्षाओं के संदर्भ में कहा कि अनिवार्य शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। यह मानते हुए कि अभी भारत इसके लिए तैयार नहीं है कि सबको पकड़-पकड़ के शिक्षा दे, तो सभी इससे नाराज हो सकते हैं। मतलब हट करना मना है। व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा की बात करें, तो व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा में योग्यता योग्यता की बात करें, तो विश्वविद्यालय की शिक्षा केवल उन्हीं को दी जानी चाहिए जो इसके योग्य हो, ताकि गुणवत्ता उसकी बनी रहे और कम से कम भीड़ वहां पहुंचे। परिणाम की बात करें तो समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, मतलब जो हमारे CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसके का 1935 में पुनर्गठन किया गया। मूल रूप से 1920 में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन इसको 1923 में भंग कर दिया गया और 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया। नाम आप याद रखना, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। स्थापना 1920 में हुई, 1923 में इसको भंग कर दिया गया, बंद कर दिया गया, 1935 में इसको पुनर्गठन किया गया। फिर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना, महात्मा गांधी जी की वर्धा योजना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रेरणा की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में अपनी बुनियादी शिक्षा की एक वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। अब इसके मुख्य सिद्धांतों की बात करें, इन्होंने कहा बच्चों को 7 साल तक मातृभाषा में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। गांधी जी ने नई तालीम नाम की एक संकल्पना दी थी। नाम आप याद रखना, नई तालीम। तो इस नाम की एक संकल्पना दी थी, जिसका अर्थ था कि कारगर शिक्षा, मतलब काम की शिक्षा। बात करें इसमें हाथ से काम करने, मतलब जो हस्तशिल्प है और व्यावसायिक शिक्षा, इन दोनों पर जोर दिया गया था। किसमें? हाथ से काम करने, मतलब हस्तशिल्प और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था, ताकि बच्चे क्या आत्मनिर्भर बन सके और शिक्षा को जीवन से जोड़ा जा सके।
बात करें लागू करने में बाधा की, कार्यान्वयन में बाधा की, तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने की वजह से वर्धा योजना को बड़े पैमाने पर लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद आती है हमारी सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना हमारे 1944 की है। इसकी बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में शिक्षा के भविष्य की व्यापक योजना प्रस्तुत करना इसका उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था इसका? कि आजादी से पहले भारत में शिक्षा के भविष्य की जो व्यापक योजना है ना, प्रस्तुत करना। प्रस्तुत मुख्य बिंदु क्या थे सार्जेंट योजना के? तो देश में प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जाएंगे। 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए। 11 से 17 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए 6 वर्ष अतिरिक्त शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए जो 11 से 17 वर्ष के बच्चे हैं। एकेडमिक और जो व्यावसायिक शिक्षा हेतु 2 प्रकार के स्कूलें या विद्यालय हो, जिसमें छात्रों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार शिक्षा मिल सके। तो ऐसे होने चाहिए एकेडमिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए दोनों तरह के विद्यालय हो। इस योजना का उद्देश्य क्या था? 40 वर्षों के भीतर भारत में शिक्षा के स्तर को ब्रिटेन के समकक्ष लेके आना था। यद्यपि यह बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य था लेकिन ये हो नहीं पाया। इसके बाद आता हमारा आजादी के बाद का राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। जो हमारा 1948 से 1949 तक था। बात करें इसकी गठन की तो स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा की पहली व्यापक समीक्षा करने के लिए किसके लिए? स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा की पहली व्यापक समीक्षा करने के लिए हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। मुख्य कार्य क्या थे इसके? तो विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देना और उसे बेहतर बनाने में सुझाव देना इसका मुख्य कार्य था। सिफारिशों की बात करें तो हमारे विश्वविद्यालय में पूर्व प्रवेश से पहले 12 वर्ष का अध्ययन मतलब 10+2 प्रणाली का अनुरूप इसको बनाया जाना चाहिए। किस कॉलेज जाने से पहले ये विश्वविद्यालय में प्रवेश से पहले वह 12 वर्ष का अध्ययन करके आए। प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। हर सत्र में कितनी? 180 दिन की पढ़ाई तो होनी ही होनी चाहिए। उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाना चाहिए जिससे केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बना सके। तो प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि जरूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब योग्यता और ज्ञान पे ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, न कि स्नातक की उपाधि जरूरी। परिणाम की बात करें तो योग आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी का गठन किया हुआ और इसे 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा स्वायत्त बनाया गया, जो भारत में उच्च शिक्षा के नियमन और गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च निकाय है हमारा कौन सा? यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर आता है 1952 में हमारा मुदालियार आयोग जो माध्यमिक शिक्षा आयोग से संबंधित था। अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। उद्देश्य क्या था? भारत में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देना इसका मुख्य उद्देश्य था। बात करें इनकी सिफारिशों की तो शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बनाने का इन्होंने सुझाव दिया, जो बाद में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया गया। बहुउद्देशीय स्कूल जैसे मल्टीपर्पज स्कूल की स्थापना की जाए जो छात्रों को विभिन्न धाराओं जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यवसाय इनके अंदर शिक्षा प्रदान कर सके। तो इस प्रकार जो हमारे बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा का विनियमन और परीक्षा का संचालन कर सके। परिणाम की बात करते इसी तरह के 4 दिसंबर 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का गठन होता है। इसी के तहत हमारे किसके? मुदालियार आयोग के सुझाव के अंतर्गत ही हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ था और इसी के तहत अन्य राज्यों में भी बोर्ड बने थे। फिर आता हमारा कोठारी आयोग, ये हमारे 1964 में आता है। डॉक्टर डीएस कोठारी के अध्यक्षता में हमारा कोठारी आयोग बनता है। विशेषता की बात करें तो भारत की शिक्षा नीति पर पहला व्यापक और एकीकृत आयोग था जिसने क्या किया? प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी पहलुओं पर विचार किया था। आयोग का नाम है कोठारी आयोग। कब आता? 1964 में। अब कोठारी आयोग की सिफारिशों की बात करें, कोठारी आयोग क्या कहता है? कोठारी आयोग हमारे समान शिक्षा मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम प्रणाली और एकीकृत शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश करता है ताकि सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, लेकिन उनको कैसी? समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सुझाव दिया जो कई दशकों तक भारतीय शिक्षा का आधार बनी रही। 10वीं तक शिक्षा बोर्ड, फिर 12वीं बोर्ड, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। वैज्ञानिक, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर इसने जोर दिया ताकि छात्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। फिर बात करें मैं शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की इसने सिफारिश की थी कि जीडीपी का 6% किस पे खर्च किया जाना चाहिए? हमारी शिक्षा पर, जिसे आज पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा था।
फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे 1968 की आती है, जो क्या कहती है, कोठारी आयोग की सिफारिशों पर आधारित यह स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। मुख्य बिंदु क्या थे? अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं की त्रिभाषा नीति अपनाई गई थी। आप याद रखेंगे, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, इस तरह एक त्रिभाषा नीति अपनाई गई थी ताकि भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए संचार को बढ़ावा मिले। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब यूनिवर्सलाइजेशन और प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दिया गया, जिसका लक्ष्य क्या था? सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा पहुंचाना। तो ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के मुख्य बिंदु थे। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है, जिसको संशोधित करके 1992 में संशोधित करके दोबारा से पेश किया गया था। मुख्य बिंदु क्या थे? इसका था सभी के लिए शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने पर इसमें जोर दिया गया था। जोर किस पे दिया गया? सभी के लिए शिक्षा। इसके अंतर्गत हम क्या किया गया? नवोदय विद्यालय, जो नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, जो हमारे ग्रामीण प्रतिभाशाली जो बच्चे थे, उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करे। तो आप देख सकते हैं 1992 में जिसको चेंज किया गया था, उसी के अंतर्गत हमारे नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को में सुधार करना। उच्च शिक्षा में स्वायत्ता और व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया गया था। 1992 की बात करें, 1992 में इसमें सुधार किए गए थे। नहीं तो ये शिक्षा नीति हमारी 1986 की थी, जिसके अंतर्गत हमारे नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए थे और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। फिर 2001 के अंदर आता हमारा सर्व शिक्षा अभियान, SSA। तो लक्ष्य क्या था इसका? यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था, जिसका लक्ष्य था 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, जिसमें क्या था? स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और नामांकन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह था हमारा सर्व शिक्षा अभियान 2001 का। फिर 2009 के अंदर शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE। कब लाया गया था? 2009 में। बात करें कानूनी अधिकार की, तो इस अधिनियम ने 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया था। कब? 6 से 14 साल के बच्चों को, और 2009 में यह अधिकार दिया गया था। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बन गया था, जिससे क्या? शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हुई थी। इसके बाद आती है हमारी 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसकी बात करें, 2020 में आई थी। इसका दृष्टिकोण क्या था? कि 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति थी ये, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बड़े-बड़े परिवर्तन लेके आना था। ये शिक्षा प्रणाली थी भारत की, उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना था, ताकि इसे वैश्विक मानकों के अनुसार बनाया जा सके, जैसे दुनिया के कॉलेज हैं। बात करें इसकी संरचना की, कई परीक्षाओं में इसे पूछा गया था कि इसमें 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को चेंज करके 5+3+3+4 प्रणाली में बदल दिया गया, जिसमें हमारे प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा को जो स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। 5-3-3-4 की बात करें, 5 वर्ष को फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल की कक्षा 2 तक की 5 वर्ष की बात कर रहे हैं। फिर वर्ष 3 यानी प्रिपरेटरी स्टेज स्टेज, तो 8 से 11 वर्ष की आयु के लिए कक्षा 3 से 5 के लिए, 3 वर्ष मिडिल स्टेज, 11 से 14 वर्ष की आयु के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए, और 4 वर्ष की बात करें तो हमारे सेकेंडरी स्टेज ये 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए कक्षा 9 से 12 की स्टेज है। 4 स्टेज थी इसमें, 5-4, 5-3-3-4। 5 को फाउंडेशन स्टेज, 3 को प्रिपरेटरी स्टेज, 3 अगले 3 को मिडिल स्टेज और अगले 4 को सेकेंडरी स्टेज कहा गया। बात करें शिक्षा नीति की, तो इसके प्रावधान क्या, मुख्य प्रावधान क्या-क्या थे? तो स्कूली शिक्षा में मल्टी डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें हमारे कठोर विषय सीमाओं को हटा दिया गया और छात्रों को अपनी पसंद का विषय चुनने की स्वतंत्रता दी गई। उस शिक्षा में 4 साल तक का स्नातक कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें क्या है? मल्टीपल एंट्री एग्जिट विकल्प मतलब बहुप्रवेश और निकास व्यवस्था हो, और जिसमें शोध पे सबसे ज्यादा ध्यान जोर दिया गया था। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा और भारतीय भाषाओं के संवर्धन पर इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। शिक्षक शिक्षा में मतलब जो टीचर ट्रेनिंग है उसमें सुधार और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर बल दिया गया था। निष्कर्ष के रूप में देखें तो आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास एक लंबी और सतत प्रक्रिया रही है। ये ब्रिटिश काल से शुरू होकर स्वतंत्र भारत में विभिन्न नीतियों और सुधारों से आगे बढ़ा है। वर्तमान में हमारी जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, भारतीय शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुसार बनाने और 21वीं सदी की आवश्यकताओं को के लिए
छात्रों को तैयार करने का प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी, व्यावसायिक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह हम इस दौर में तो आ ही गए हैं, ताकि भारत एक ज्ञान आधारित समाज और अर्थव्यवस्था बन सके। यह विकास केवल सरकारी नीतियों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसमें समाज सुधार को राष्ट्रीय नेताओं और नागरिक समाज की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना है। इस प्रकार आज एक लेक्चर के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत ब्रिटिश भारत में और आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास को काफी डिटेल से पढ़ा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।